हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, तब भी सभ्यता और विकास के क्रम में युद्ध हमेशा से होते आए हैं। कोई भी युद्ध कभी आखिरी नहीं हुआ, फिर वह चाहे पहला विश्व युद्ध हो या फिर दूसरा, कोरिया का युद्ध हो या वियतनाम का। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, फिर वह चाहे तराइन का युद्ध रहा हो या फिर पानीपत का, चाहे आधुनिक भारत में बक्सर या फिर प्लासी। युद्धों ने हमेशा ही राज्यों की दिशा और इतिहास को बदला है, साथ ही उन्हें एक नई दिशा प्रदान की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी हिस्टोरिक आदर्श और स्वागत है आपका हमारे नए कार्यक्रम इतिहास के पन्ने में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत भूमि पर हुए सबसे पहले युद्ध के बारे में, जो कि महाभारत से भी पुराना बताया जाता है। विश्व के सबसे पुराने लिखित ग्रंथों में से भी सबसे पुराना ऋग्वेद के पन्नों को पलटने पे हमें मिलता है 7वां मंडल, और 7वें मंडल में हमें मिलता है 10 राजाओं के एक युद्ध का वर्णन। ये राजा मगध साम्राज्य या दिल्ली सल्तनत के राजाओं के जैसे संपन्न नहीं थे और ना ही बड़े क्षेत्र के स्वामी थे। ऋग्वैदिक समाज जनजातीय व्यवस्था पर आधारित था और हर राज्य छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। हर कबीले का एक मुखिया होता था जिसे राजन या राजा कहा जाता था, और राजन का चुनाव वंशानुगत ना होके जनता के द्वारा यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते थे, जैसा कि आजकल हम अपनी डेमोक्रेसी में देखते हैं। इन्हीं कबीलों में से एक कबीला हुआ भरत कबीला, फिर जिसको तुत्सु कबीला भी कहा जाता है, जिसके राजा थे सुदास। ये वही भरत कबीला है जिसके नाम पर संभवतः हमारे राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। इसके अलावा कई और कबीले थे जो राजा सुदास के क्षेत्र के आसपास शासन करते थे, जिनमें से कुछ नाम पुरु, अनु, तुर्बस, मिसाड़िन, भलानस, सिवी वगैरह वगैरह। हालांकि इस युद्ध के पीछे जो कारण था वह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन संभावित जो कारण है इसके 2 कारण सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहला था क्षेत्र विस्तार, यानी कि राजा सुदास के द्वारा अपने आसपास के क्षेत्रों को कैप्चर करना, उन पर आक्रमण करके। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने बताया, ऋग्वैदिक समाज जनजातीय व्यवस्था पर आधारित था और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि और पशुपालन। कृषि के लिए सबसे आवश्यक क्या है? भूमि और जल के स्रोत। इस युद्ध का दूसरा जो कारण बताया जाता है वह बताया जाता है वैचारिक मतभेद राजा सुदास और उनके राजपुरोहित ऋषि विश्वामित्र के बीच में। राजा सुदास राजा के पद को वंशानुगत बनाना चाहते थे और साथ ही वर्ण व्यवस्था को भी जन्म पर आधारित बनाना चाहते थे, जबकि ऋषि विश्वामित्र इसके हिमायती नहीं थे। वह चाहते थे कि राजा का चुनाव प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाए और उसी तरीके से जनता को यानी कि प्रजा को आजादी हो अपना वर्ण चुनने की। मतभेद इतना बढ़ा कि राजा सुदास ने विश्वामित्र को उनके राजपुरोहित के पद से हटा दिया और ऋषि वशिष्ठ को राजपुरोहित का पद दे दिया। ऋषि विश्वामित्र ने इसे अपना अपमान समझा और साथ ही राजा सुदास से बदला लेने का निश्चय किया। बदला लेने के क्रम में उन्होंने सबसे पहले सभी जो आसपास के जो कबीले थे उनको एकत्रित किया और योजना बनाई कि राजा सुदास के खिलाफ एक युद्ध लड़ा जाए और उनकी सत्ता को जड़ से उखाड़ दिया जाए। क्योंकि राजा सुदास परिवर्तन चाहते थे, परिवर्तन जो कि उनके पक्ष में था, और ऋषि विश्वामित्र यह नहीं चाहते थे। वह डेमोक्रेसी को और वर्ण व्यवस्था को पुरानी तरह से यानी कि अपने चयन के आधार पर बनाए रखना चाहते थे। विश्वामित्र ने अन्य सभी कबीलों को इकट्ठा किया और 66,660 की सेना लेकर राजा सुदास पर आक्रमण किया। इन सभी 10 राजाओं का नेतृत्व कर रहे थे राजा संवरण, जो कि पुरु वंश से यानी कि पुरु कबीले के अंतर्गत आते थे। इससे पहले अगर इतिहास में और पीछे जाएं तो पुरु कबीला और भरत कबीला एक ही कबीले के अंतर्गत आते थे और यह बाद में अलग हो गए थे। राजा सुदास के पास सैन्य बल तो काफी कम था, वही लगभग 6500 के आसपास की सेना, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ था जो कि इन 10 कबीलों और ऋषि विश्वामित्र के पास नहीं था। वह था एक बेहतर रणनीति और नए हथियार जो कि संभवतः तांबे के रहे होंगे, क्योंकि राजा सुदास का क्षेत्र हरियाणा के आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, जहां पर तांबे की खदानें आज भी पाई जाती हैं। इसके अलावा राजा सुदास को मिला था देवताओं का यानी कि देवताओं के राजा इंद्र का साथ। उसके बारे में भी हम आगे समझेंगे कैसे। परुष्णी यानी कि रावी नदी, परुष्णी नदी के किनारे यह युद्ध हुआ और परुष्णी नदी ही
इन राजाओं के क्षेत्र का निर्धारण करती थी। परुष्णी के पूर्व में था राजा सुदास का क्षेत्र और इसके पश्चिम में थे ये अन्य सभी 10 कबीले। युद्ध शुरू होने से पहले इन सभी 10 राजाओं ने योजना बनाई जल आपूर्ति को रोकने की, यानी कि राजा सुदास के क्षेत्र में जल आपूर्ति को बाधित करने की। इसके लिए इन्होंने परुष्णी यानी कि रावी नदी पर एक बांध बनाकर जल की आपूर्ति को रोका, लेकिन यह बांध बनते ही टूट गया और टूटने के साथ ही इन राजाओं की एक बड़ी सेना को बहाकर अपने साथ ले गया। इससे इन सभी 10 राजाओं की सेना काफी कमजोर हुई और बची हुई सेना का सफाया राजा सुदास की सेना ने बड़ी ही आसानी से कर दिया। अगर बात करें देवताओं की सहायता की, तो जैसा कि हम जानते हैं वेदों में इंद्र को यानी कि जो देवताओं के राजा हैं उनको कहा गया है पुरंदर। पुरंदर यानी कि किलों और दीवारों को तोड़ने वाला। जैसा कि हमने पहले बताया, इन सभी 10 राजाओं ने मिलकर एक बांध बनाया रावी नदी पर, जिसको तोड़ दिया गया यानी कि जो टूट गया, और ऐसा कहा जाता है कि यह काम इंद्र के द्वारा किया गया था, जिससे इन सभी 10 राजाओं की एक सेना का बहुत बड़ा भाग समाप्त हो गया। और इस प्रकार इंद्र ने राजा सुदास की सहायता युद्ध में की। इस युद्ध में कुछ कबीले पूरी तरह से समाप्त हो गए और जो बचे हुए कबीले थे वो और पश्चिम में, सुदूर पश्चिम में यानी कि हिंदू कुश के आसपास जाकर बस गए। इसके बाद राजा सुदास पूर्व की ओर बढ़े और कुछ अन्य युद्ध भी किए और साथ ही कराया अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध जो कि राजाओं की सफलता का प्रतीक होता था और उससे ही राजाओं के क्षेत्र का विस्तार और भी आगे बढ़ता था। 10 राज्य युद्ध के बाद में भारत में भरत वंश का एक छत्र शासन स्थापित हुआ और यही वंश आगे चलकर कुरु वंश के रूप में स्थापित हुआ और कुरु वंश में ही महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन महाभारत का युद्ध भी आखिरी नहीं था, उसके बाद भी युद्ध लगातार होते रहे हैं। अतीत के पन्नों को पलटने पे हमें पता चलता है कि युद्ध एक अंतहीन प्रक्रिया है जो हमेशा से चलती आई है और शायद आगे भी चलती रहेगी। लेकिन युद्ध और संघर्ष के बाद में परिवर्तन हमेशा होता है, परिवर्तन चाहे वह सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक। यह युद्ध दर्शाता है कि सत्ता और संसाधनों के लिए संघर्ष कोई नई बात नहीं और यह संघर्ष आगे भी लगातार रूप से चलता रहेगा, जैसे कि हम आधुनिक रूप में भी कई देशों के बीच में मतभेद के रूप में देख पाते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए द हिस्टोरिक आदर्श के साथ। मैं आपका दोस्त आदर्श प्रताप।